नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में न्यूयॉर्क से आपका स्वागत है। आप जो है खूबसूरत नजारा देख रहे हैं। इस वक्त हम हडसन नदी के किनारे खड़े हैं और मेरे ठीक पीछे आपको पूरा का पूरा न्यूयॉर्क का स्काईलाइन नजर आ रहा है। करण जौहर और शाहरुख खान की फिल्मों में आपने इस न्यूयॉर्क के स्काईलाइन को बहुत देखा होगा। हॉलीवुड की तमाम फिल्मों में आपने इस न्यूयॉर्क के स्काईलाइन को बहुत देखा होगा। दरअसल इसी स्काईलाइन पर न्यूयॉर्क का वो ट्विन टावर होता था जिसको अल-कायदा ने 2001 में जमींदोज कर दिया था और अब उसकी जगह एक नया फ्रीडम टावर को खड़ा कर लिया गया है। 14-13 साल की लगभग मेहनत के बाद नया फ्रीडम टावर खड़ा है। मेरे कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल आपको पैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से खूबसूरत न्यूयॉर्क शहर दिखाई देता है इस हडसन नदी के किनारे से और किस तरह से ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं इस शहर को चूमती हैं, इस शहर की स्काईलाइन को चूमती हैं। इसी शहर के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी मेडन विजिट पर आ रहे हैं। उनकी इस विजिट का, उनकी इस यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 26 तारीख को यहां पहुंचेंगे और 27 तारीख को यूएन की जनरल असेंबली की जो बैठक है उसको संबोधित करेंगे और हडसन नदी के किनारे ही यूएन की जनरल असेंबली की बिल्डिंग है जहां पर वो अपना भाषण देंगे। मेरे कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल आपको पैन करके इस खूबसूरत दृश्य को दिखाएंगे और हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी नरेंद्र मोदी की यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस काउंटडाउन से आखिरकार चाहती क्या है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस लिबर्टी पार्क की आखिरकार क्या विशेषता है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ निधि हैं जो कि एक सिंगर हैं और हमें बताएंगी कि इन्होंने क्या खास तैयार करके रखा है मोदी जी के लिए। हमारे साथ सीमा सिंह जी हैं जो कि सिंह लॉ फर्म की मालकिन हैं और इससे पहले पॉलिटिक्स से भी जुड़ी रही हैं और पॉलिटिक्स से इनका पुराना नाता रहा है। हमारे साथ अमित एस राय साहब हैं जो कि सीईओ हैं एसएस इंटरनेशनल के, बिजनेस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। हम ये बता दें आपको कि सीमा जी कोर कमेटी की मेंबर हैं जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर जो पूरा का पूरा प्रोग्राम हो रहा है नरेंद्र मोदी जी की, उसकी कोर कमेटी की मेंबर हैं। और साथ ही साथ इस पूरे प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगी मेरी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत जो कि मेरे साथ इस शो को आगे बढ़ाएंगी। सीमा जी, पहले ये बताइए कि ये जो पीछे हम इतनी खूबसूरत स्काईलाइन देख रहे हैं, इस लिबर्टी पार्क की विशेषता क्या? ये लिबर्टी पार्क न्यू जर्सी साइड में है और इट्स शीतल राजपूत जो कि मेरे साथ इस शो को आगे बढ़ाएंगी। सीमा जी, पहले ये बताइए कि ये जो पीछे हम इतनी खूबसूरत स्काईलाइन देख रहे हैं, इस लिबर्टी पार्क की विशेषता क्या? ये लिबर्टी पार्क न्यू जर्सी साइड में है और इट्स फेसिंग द मैनहट्टन स्काईलाइन। और ये जो फ्रीडम टावर आप देख रहे हैं, ये जो 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स थे जो बॉम्बिंग से डिस्ट्रॉय हो गए थे 2001 में सितंबर 11 को, ये फ्रीडम टावर उसकी जगह अब बनी है और इसका बहुत विशेष महत्वपूर्ण है बिकॉज इट सिंबलाइजेज पीस एंड यूनिटी इन अमेरिका। और हम अभी लिबर्टी पार्क में हैं न्यू जर्सी साइड में और यहाँ का व्यू भी बहुत सुंदर है। इट्स फेसिंग द मैनहट्टन स्काईलाइन। और ये बताइए कि हडसन रिवर जब ठंड होती है तो क्या जम जाती है? हाँ, जमती भी है और यहाँ हवा चलती रहती है कॉन्स्टेंटली। जैसे आप देख रहे हैं इतनी विंडी है कि हम अपने बाल भी नहीं संभाल पा रहे हैं। इसके लिए आप बहुत कॉन्शियस हो रही हैं। आई नो, बिकॉज ये हवा चलती जा रही है, रुकती नहीं है। और हम भी बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं। क्यों शीतल? क्योंकि हमको लग रहा है कि आपके भी बाल उड़े जा रहे हैं। कभी बालों को, कभी माइक को संभाल रही हैं। वैसे इस तरह के बालों पर बॉलीवुड के कई गाने हैं। तो निधि, सबसे पहले आप कौन सा गाना सुनाएंगी? जब आप परदेश में रहती हैं तो परदेश में आपको देश के कौन कौन से गाने याद आते हैं? तब तो मुझे सिर्फ अगर परदेश में रहते हुए देश की याद आती है तो मुझे एक ही गाना याद आता है, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। इसको थोड़ा हमको गा के सुनाइए। बिल्कुल, जरूर। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक
एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। बहुत अच्छा। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन आया, आग लगा दी इस दुनिया में, दीपक राग सुनाया। सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला, हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। थैंक यू। बहुत खूबसूरत निधि, बहुत खूबसूरत। तो सीमा जी, आप आई लव इंडिया कब बोलती हैं? और शीतल, यही सवाल आप अनिल जी से पूछिए, आप कब बोलती हैं आई लव माई? मैं तो हर बार बोलती हूँ आई लव माई इंडिया, बिकॉज इंडिया की वजह से मैं यहाँ हूँ आज, बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट इंडिया गेव मी। मेरी एजुकेशन सारी इंडिया में हुई। मैं वहाँ पर कहाँ पढ़ी हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल में बॉर्न हुई, वहाँ पर पली बड़ी, और एजुकेशन सारी मेरी वहाँ से है। और कॉलेज ভালো বাংলা বুঝতে পারি। আমি ভুলে গেছি, কিন্তু বলতে একটু একটু বলতে পারি এখন। बट एक टाइम था जब फ्लुएंट बांग्ला लिखते पारताम और बोलते पारताम। बिल्कुल। अमित जी, आपको कब भारत की बहुत याद आती है? आप आई लव यू इंडिया कब कहते हैं? मुझे तो भारत की बहुत याद आती है। हमारा जन्म स्थान वो था, और मेरी भी पढ़ाई वहाँ ही हुई थी। मुझे यहाँ 35 साल हो गए हैं, पर 35 साल में मैं जरूर कोशिश करता हूँ कि साल में एक बार अपनी मातृभूमि में आप भारत में कहाँ से हैं? मैं भारत में, मेरी पैदाइश बॉम्बे में हुई थी, और वैसे हमारे पेरेंट्स जो थे वो पाकिस्तान के थे, और बॉम्बे में आके सेटल हुए जब पार्टीशन के समय। और इसलिए हमें अपने देश से बहुत ज्यादा लगाव है, क्यों हमारी फैमिली ने काफी प्रॉब्लम्स देखी थी जो पार्टीशन के टाइम पे हुई थी, और उसके बावजूद हमारे फैमिली और पिताजी ने जो मेहनत करके करा के हमें पाला पोसा और हमें यहाँ तक ले आए, उसके हम बहुत आभारी हैं उनके। पंजाबी में कुछ कहना चाहेंगे? बांग्ला में वो बोलिए। बस साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ट्रेड्स हैगे ने ते ਜਿਹੜੇ बिजनेसेस हैगे ने ਇੱਥੇ वो सारे ਵੱਧਦੇ जान। इनका ट्रांसलेशन कर लेते, शायद इससे ज्यादा लोग समझ नहीं पाएंगे। इनका कहना है कि बहुत बहुत खुश है कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बहुत लोग समझने वाले भी होंगे। हाँ, बहुत समझने वाले भी होंगे। समझते हैं, बिल्कुल, बहुत लोग समझने अमेरिका में भी और भारत में भी। अमेरिका में भी और भारत में भी। सीमा जी, अगर हम फर्दर आगे बढ़े, काउंटडाउन शुरू हो चुका है मेडिसन स्क्वायर में। आपने कहा कि आप कोर कमेटी के मेंबर हैं। कितनी तकलीफें आई इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में? क्योंकि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में इस तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज करना कोई आसान काम नहीं। बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, पर सब लोग जुड़ के यूनाइटेडली हम सब ने सब ऑब्स्टिकल्स का सामना किया, और सिक्योरिटी इश्यूज बहुत थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रीवियसली डिनाई किया गया था वीजा। तब हमने स्पीयरहेड किया था एक रैली टू सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, और हम बहुत खुश हैं कि अब यूएस उन्हें खुद इनवाइट करके यहाँ ला रहे हैं। हमारी इंडियन कम्युनिटी इतनी खुश है, मैं बता नहीं सकती हूँ। वी आर सो प्राउड। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मैं मिली थी 2004 में। मैं यहाँ से एक डेलीगेशन लेके गई थी इंडिया गुजरात, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तब चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे, एंड ही वाज अमेजिंग। ही इज अ डायनामिक लीडर, एंड वी आर सो हैप्पी कि वो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ही इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, एंड विमेन एम्पावरमेंट के बिल्कुल मुझे लग रहा है कि
उस डायरेक्शन में चल रहे हैं। इतने विमेन उनकी कैबिनेट में हैं। मेनका गांधी स्पीयर हेडिंग विमेन्स इश्यूज, और हम बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत फक्र है हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का। एंड ये जो इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें कल्चरल प्रोग्राम भी है। सब कम्युनिटी के लीडर्स एक साथ यूनाइटेडली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वी आर हैविंग द फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी, और एटलीस्ट 19 to 20,000 पीपल आ रहे हैं उन्हें देखने, उन्हें उनका स्वागत करने, और बहुत बहुत ही एक्साइटमेंट है हमारी कम्युनिटी में, क्योंकि पहले यूएस ने उन्हें डिनाई किया था वीजा, अब खुद उनको इनवाइट करके बुला रहे हैं। दीपक, इन्होंने जो बात कही कि बहुत गर्व महसूस होता है कि पहले वीजा देना हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है। मैं अमित जी से ये सवाल पूछना चाहूंगी, मोदी को पहले वीजा नहीं दिया जा रहा था और अब उनके लिए रेड कार्पेट रोल आउट किया जा रहा है, तो अमेरिकन जो है, जो आपके साथ में रहते हैं, आपके पड़ोसी होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके ऑफिस में काम करते होंगे, उनके बदलाव में किस तरह जो आम अमेरिकी बदलाव में बदलाव आया है? तो बड़ी फिक्र की बात है और हमें काफी गर्व है। एक तो यूएस गवर्नमेंट को भी ये पहचान हो गई है, होने लगी है, और हम उम्मीद करते हैं ये रिलेशनशिप आगे बढ़ती रहे, ताकि वो देख रहे हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी को ये निगलेक्ट नहीं कर सकते। इस डेमोक्रेसी को इनको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। बिजनेस के तौर पे भी आज आप देखें तो हम आपस में तो काफी कहते हैं कि अगर हम हिंदुस्तानी इस देश में ना होते तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां कौन चलाता। आम अमेरिकी नागरिक, क्योंकि कल ही मैंने एक पुलिस वाले को सड़क पर, हम जब दीपक शूट कर रहे थे तो उससे बात की, तो उसने हमसे पूछा कि आप भारत से आए हैं? हमने कहा आर यू फ्रॉम इंडिया? देन ही सेड मोदी। उन्होंने भी मोदी का जिक्र किया। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे आम अमेरिकी जो लोग हैं, पुलिस है या बाकी अमला है, मोदी का असर उन पर भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, असर तो सब पर दिखाई देगा। एक तो मोदी साहब हैं, अमेरिकन कम्युनिटी काफी जानती है कि जो गुजरात में उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स की थी और जो गुजरात में इन्होंने बिजनेस और इवन एडमिनिस्ट्रेशन को जैसे इन्होंने संभाला है, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि अब वो जब सरकार में पहुंचे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुंचे हैं, वहां से काफी चेंजेस जो हैं वो लेके आएंगे। एक जो उन्होंने मिनिएचर प्रोजेक्ट या छोटा प्रोजेक्ट जो उन्होंने गुजरात में बहुत सक्सेसफुली किया है, उसी चीज को अगर हम पूरे देश के लेवल पे ले आए या सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे ले आए तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। रिलेशंस में फर्क पड़ेगा, काम में फर्क पड़ेगा, लोगों के रहने देने पे काम पड़ेगा, और हमें बहुत उम्मीद है। और इसी वजह से सब जानते हैं और मोदी जी को जानते हैं, और आज मोदी जी का नाम सारे देश। निधि ने भी शायद मोदी जी के लिए कुछ लिखा है। दीपक, निधि क्या लिखा है मोदी जी के लिए आपने? जी मैंने तो नहीं लिखा, मेरे भाई ने लिखा है। मैंने उन्हें बताया मोदी जी आने वाले हैं और ही इज अ वेरी गुड राइटर, तो उसने मुझे एक सॉन्ग भेजा है, मैं कोशिश करती हूँ गाने की। किस सॉन्ग की पैरोडी बनाई है आपने? उस सॉन्ग को भी गा के सुना दीजिए पहले आप। सॉन्ग है कजरा मोहब्बत वाला, जो काफी फेमस सॉन्ग है। शायद ही कोई इंडिया में ऐसा होगा जिन्हें नहीं पता होगा कजरा मोहब्बत वाला। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। तो इसी के ऊपर मैंने ये गाना बैठाया है। अच्छे दिन आने वाले, मोदी जी आने वाले, डालो गले में उनके हार, मोदी जी की बन गई सरकार। अच्छे दिन आने वाले, मोदी जी आने वाले, डालो गले में उनके हार, मोदी जी की बन गई सरकार। इसके बाद मोदी जी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं आगे सुनिए। अब ना बहाना कीजिए, मिलके सब काम कीजिए, अब ना बहाना कीजिए, मिलके सब काम कीजिए। कल तक अंधेरा था जो, उसकी ना बात कीजिए, कल तक अंधेरा था जो,
उसकी न बात कीजिए। देश के विश्वास हेतु मोदी का साथ दीजिए। देश के विश्वास हेतु मोदी का साथ दीजिए। महंगाई गाएगी और महंगाई जाएगी और समृद्धि आएगी और जनता का होगा दरबार। मोदी जी की बन गई सरकार। थैंक यू। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, इसके आगे भी है। हाँ बिल्कुल पूरा। पता नहीं मैं ठीक से कर पाऊंगी कि नहीं। नहीं कोशिश कर, बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ बता दूं, वेरी गुड निधि, वेरी गुड। निधि ने पूरा गाना रोमन के अंदर लिखा है। अंकुर बताएंगे, पूरा गाना उन्होंने रोमन में लिखा है और इतना खूबसूरत आप हिंदी में गा रही हैं और आपका एक एक शब्द और उसका एक एक उच्चारण बहुत ही शानदार है। तो आगे भी सुनाइए। थैंक यू। यूएसए इंडिया अब साथ में काम आएंगे। यूएसए इंडिया अब साथ में आएंगे। शांति विकास की नई राह बनाएंगे। दोनों गठबंधन की नई आग लाएंगे। दोनों गठबंधन की नई राह बनाएंगे। मोदी जी आए हैं ये संदेश लाए हैं ये देखेगा सारा संसार। मोदी जी की बन गई सरकार। अच्छे दिन आने वाले, मोदी जी आने वाले। डालो गले में उनके हार। मोदी जी की बन गई सरकार। नेताजी, आपने हिडन टैलेंट कहाँ से ढूंढा ये हिडन टैलेंट? देखो सर जी, जब से मोदी जी आने वाले हैं ना, तो बहुत सारे हीरे थे वो खुद ही बाहर निकलने लगे। बस आपको थोड़ी सी धूल हटाने की जरूरत है और आपने तो आके पूरी धूल हटा दी और इतने बड़े बड़े हीरे जो नरेंद्र मोदी जी के लिए आ गए हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी है कि नरेंद्र मोदी के आने पे हमारे बच्चे बाहर निकल के आए हैं। हम चर्चा यही कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और बड़ी गौरव की बात है ये जितने भी भारतीय अमेरिकन हैं उनके लिए कि एक बार उनको वीजा नहीं दिया जा रहा था और अब उनके लिए रेड कार्पेट रोल आउट किया जा रहा है। ये ऐसे होता है कि कब प्राइम मिनिस्टर जी तो जीत गए हैं ना। ये तो भारत सरकार से और अमेरिकन सरकार की दोस्ती बहुत बढ़ने वाली है। ये क्योंकि इंडिया है तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। तो ये मैच तो परफेक्ट होगी। सरकार से और अमेरिकन सरकार की दोस्ती बहुत बढ़ने वाली है। ये क्योंकि इंडिया है तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। तो ये मैच तो परफेक्ट होगी और वो बार आएंगे पीएम साहब और ये यूएस इंडिया रिलेशन को और बढ़ाएंगे और बिजनेस इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। बिजनेस और इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या बिग टेक अवे होगा ओबामा और उनकी जो मुलाकात होने वाली है? क्या बिग टेक अवे पॉइंट्स? एनर्जी सेक्टर में तो बहुत जरूरी है ये कि न्यूक्लियर का यूएस इंडिया न्यूक्लियर कोऑपरेशन तो है। उसके बाद ये है कि टेक्सटाइल्स वगैरह एक्सपोर्ट है और आईटी वाला बिजनेस में ये है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स डाल रहे हैं गवर्नमेंट में, वो तो निकालने के लिए मोदी साहब कोशिश करेंगे। और ऐसा है कि बायोटेक इंडस्ट्री में भी बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत अवकाश है। और एग्रीकल्चर, यूनाइटेड स्टेट्स में तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है और इंडिया तो उनसे फायदा होने वाली है। अभी जैसा कि अभी हम जब बात करें दीपक, तो आईसिस जो है आतंकी संगठन, आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है। उसके ठिकानों पर सीरिया में बमबारी हो रही है, अमेरिका कर रहा है और हमने ये सुना है कि शायद वो नरेंद्र मोदी से भी इस बारे में मदद मांग सकते हैं कि भारत भी इस कोalition में शामिल हो जाए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा है कि भारत तो यूएस के साथ बहुत कोऑपरेशन करते रहते हैं क्योंकि वहाँ जहाँ इंडिया है वहाँ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा है कि अमेरिका की इंडिया की दोस्ती बहुत जरूरी है। और ऐसा आईसिस में इंटरनेशनल सिचुएशंस में जरूर इंडिया की जरूरत चाहिए। अमेरिका तो उनको मांगेंगे
प्राइम मिनिस्टर साहब पता नहीं वो क्या करेंगे, लेकिन वो जो करेंगे वो भारत के लिए अच्छी करेंगे। जो करेंगे भारत के लिए अच्छी करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि जो भारत की परमाणु संधि हुई है, जो न्यूक्लियर डील हुई है, उसको लेके कई सारे ऑब्स्टिकल हैं, उसको लेके कई सारी रुकावटें हैं। और कल भी शीतल हम इस पे बात कर रहे थे। कल हमारे पैनल डिस्कशन में हमारे साथ जो असेंबली मेंबर बैठे थे न्यूयॉर्क के, उनका भी ये कहना था कि न्यूक्लियर जो लॉज हैं और जो न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल जो है उसको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, जबकि इंडिया के अपने खुद के कंसर्न है उसको लेकर। इसको लेकर बड़ा डिस्कशन हुआ है इंडो यूएस को लेकर। क्या इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, इसमें कोई रिलैक्सेशन दे सकता है अमेरिका? नहीं, ऐसा है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में तो नया टेक्नोलॉजी है वो करके ये मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी, मॉड्यूलर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अभी है। और न्यूक्लियर वेस्ट का तो बहुत प्रॉब्लम तो है इंडिया का, वो इंडिया को डील करना पड़ेगा। लेकिन ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का इश्यू है कि जो न्यूक्लियर आर्म्स नहीं बनाएंगे वो इश्यू तो थोड़ा अलग है। लेकिन ये तो डिटेल्स है, ये तो ब्यूरोक्रेट्स लायबिलिटी लॉ जो है, जो जिसकी वजह से अब तक ये बात आगे नहीं बढ़ पाई है। अमेरिकी कंपनियां कई चाहती हैं कि भारत उनमें थोड़ी सी कंसेशन दे, जो अमेरिका की उम्मीद है, और वो शायद इस बातचीत में ऊपर होगी भी। अमेरिका क्या कुछ उसमें लचीलापन दिखाएगा जो वो मांग कर रहा है कि भारत बदलाव करे, वो उसमें थोड़ी कमी लाएगा, या भारत से उम्मीद कर रहा है कि भारत जो है उसको फ्लेक्सिबल करे? ऐसा है ना, जो अभी तक जो नहीं हो पाया। ऐसा है ना, अमेरिका में तो न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन है, वो लोग रेगुलेशंस तो ऐसा स्ट्रिक्ट रखते हैं क्योंकि ये पब्लिक लायबिलिटी तो है। ऐसा ही वो डाइची फुकुशिमा में जो एक्सीडेंट हुआ है, और विदाउट रेगुलेशन वहाँ बहुत मुसीबत हो गई। इसलिए थोड़ा सा वो गिव एंड टेक होने वाली है, ऐसा नहीं। हर एक चप्पे चप्पे पे यहाँ पे पुलिस और सिविल ड्रेसेस में भी लोग सिक्योरिटी का इंतजाम किए। और वैसे भी अपने इंडियन लोग तो बहुत उनके बारे में चिंतित हैं। वो भी उस दिन वहाँ आसपास होंगे कि कोई दूसरी दुर्घटना, जो हमारे कार्यकर्ता भी होंगे वो ज्यादातर अंदर बैठने से ज्यादा हम बाहर कोशिश करेंगे कि आजू बाजू में हम खड़े हों कि जिससे कि कोई ऐसी दुर्घटनाएं ना हो सके। दीपक, निधि खामोश है, लगता है कोई और धुन और गाना उनके दिमाग में अब तक आ गया होगा। बिल्कुल निधि, कौन सा गाना और कौन सा धुन अब आपके दिमाग में है? अभी मेरे दिमाग में चल रहा है जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि अगर हर आदमी अपना अपना कर्म करे, अपना वर्क करे, तो फिर अपने आप हमारा जो इंडिया है वो प्रोग्रेस की रास्ते पे चल निकलेगा। तो वो थिंकिंग के साथ मेरे दिमाग में एक सॉन्ग याद आ रहा है, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दे दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दे दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दे दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दे दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है ऐ वतन महबूब मेरे। तुझ पे दिल कुर्बान है ऐ वतन महबूब मेरे। तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दे दिया है जा भी देंगे
दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। थैंक यू। अच्छा निधि, ये बताओ कि ये गाना आपको नेचुरल आया या आपने सीखा? नहीं, मैं क्लासिकली ट्रेंड हूँ। मैंने विशारद किया है और 10 साल से यहाँ पे हूँ यूएस में, और मैं अपना एक म्यूजिकल ग्रुप भी यहाँ चलाती हूँ, जर्सी तराना कॉल एंड निधिज एंटरटेनमेंट जर्सी तराना। तो यहाँ पे मेरा लाइव ऑर्केस्ट्रा बैंड है, कैरियोके बैंड है, और मैं लोगों को एंटरटेन करती हूँ। बड़ा अच्छा। और न्यूयॉर्क में बिजनेस आपका चलता है? जी बिल्कुल। मैं काफी खुश हूँ और सभी का साथ है, आत्मा जी और सभी लोगों का साथ है। तो आई होप कि फ्यूचर में मुझे और काम मिले और आप लोग मौका दीजिए और मैं आप सब लोग को खुश करूँ आपके हैप्पी ओकेजन पे। निधि इज ऑसम। निधि और ऑसम, बहुत मजा आया। चलिए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सर, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के क्या कंसर्न हैं जो आपको लगता है मोदी जी को एड्रेस करने चाहिए? ऐसा है कि वीजा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो बहुत ब्यूरोक्रेसी है। लोग कंप्लेन करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी है, ऐसा क्या है, ये सिटीजनशिप को क्यों रिनाउंस करना है, ये तो 30 साल की पुरानी लॉ है। लोगों को बहुत तकलीफ हुई है इसलिए, क्योंकि वो $250 देना पड़ा। उसके बाद ये है कि पुराना पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट, ऐसे देखिए कि कुछ लोग 20-30 साल के पहले अमेरिकन सिटीजन बन गए हैं, उनको भी अभी रेनसिएशन करना पड़ेगा। अगर OCI कार्ड लेना है उसमें भी प्रॉब्लम है और PIO कार्ड में भी प्रॉब्लम है। अगर वो ब्यूरोक्रेसी को हटाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात ऐसा है कि इंडियन बिजनेस, वहाँ इंडिया में बिजनेस करने के लिए जाते हैं, वहाँ बहुत मुसीबत होती है, तो उसको भी हटाने के लिए। लेकिन मोदी साहब को तो बहुत ऐसा है कि इतना रिस्पांसिबिलिटी है, ये 1 साल में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उनको 10-15 साल में ये सब कुछ हो जाएगी। दीपक, आपने इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के कंसर्न्स की बात की। आप जिक्र कर रही थी थोड़ी देर पहले कि डाउरी के जो केसेस है, दहेज के, यहाँ अमेरिका में भी जो भारतीय ब्राइड्स आती हैं, दुल्हनें आती हैं, वो काफी सारे केसेस आपके सामने आए हैं और आप चाहती हैं कि आप प्रधानमंत्री मोदी के सामने उनकी रक्षा के लिए, उनके लिए कोई इस तरह का कानून बने या यहाँ पर कुछ एक्टिवेशन हो, आप ये प्रस्ताव रखने वाली हैं? जी हाँ, मैं एक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट हूँ, एशियन वुमेन्स सेफ्टी नेट, और वो ऑर्गेनाइजेशन तब स्टार्ट हुआ था जब मैं 7 गवर्नर्स के कैबिनेट में रह चुकी हूँ। उस टाइम पे कम्युनिटीज ने मेरे को आगे रखा था कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें जिसमें हम विमेन्स इश्यूज को एड्रेस कर सकें, और तभी एशियन वुमेन सेफ्टी नेट स्टार्ट हुआ। और उसमें हमारे चैलेंजेस हैं कि बहुत विमेन आर फेस्ड विद डोमेस्टिक वायलेंस, इट इज रिलेटेड टू डाउरी इश्यूज, H1 वीजाज में जो भारत से लोग यहाँ आते हैं, अपने स्पाउसेस को लेके आते हैं, और H4 वीजाज, उनमें से मेरे को बहुत केसेस आते हैं फॉर डाउरी अब्यूज, बिकॉज ऑफ डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस। और उसके सिलसिले में हमारे नए प्राइम मिनिस्टर बहुत सहायता कर सकते हैं। कॉन्सुलेट के थ्रू हमें फंडिंग मिलता था, ओवरसीज मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के थ्रू, और अब थोड़ा बहुत ढीले पड़ गए हैं, तो मोदी जी उस सिलसिले में हमारी सहायता कर सकते हैं। इंडिया की नारियां यहाँ आके बसती हैं, बहुत टॉर्चर फेस करती हैं, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी राइट्स के लिए लड़ सकें, और कॉन्सुलेट हमें पहले फंडिंग देते थे कि उनके हम सहायता करें, यहाँ लीगल केसेस फाइल करें, पर अब वो फंडिंग मिलती नहीं है और हमें सहायता नहीं मिल रही है। और द अदर बहुत बड़ी इशू है कि जो स्पाउसेस यहाँ आते थे वो अपनी औरतों को वापस इंडिया छोड़ के यहाँ आके डिवोर्सेस फाइल करते थे। उन औरतों के लिए कोई जरिया नहीं था कि वो वापस यूएस में आके अपने राइट्स के लिए लड़ सकें, बिकॉज उनकी वीजास कैंसिल हो जाती थी। तो दैट्स अनदर एरिया जहाँ हमारे नए प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के कुछ जरिया खोल सकते हैं, अ स्पेशल वीजा फॉर द वुमन टू कम टू द US, कि वो अपने राइट्स के लिए खड़े हो सकें। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर हमें ओवरसीज मिनिस्ट्री इंडियन सिटीजन्स के लिए, अपने इंडियन नारीज के लिए यहाँ दे सकें, तो इट विल बी वेरी अप्रिशिएटेड, बिकॉज
लॉट ऑफ विमेन अपने राइट्स के, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकती हैं बिकॉज वो डिपेंडेंट होती हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास वीजाज नहीं होते हैं प्रॉपर। और डोमेस्टिक वायलेंस का एक बहुत बड़ा केस मैं भी लड़ चुकी हूँ जिसमें हमें अब्यूज और वायलेंस थ्रू इन लॉज इस लड़की को हुआ था, छोटी सी 22 ईयर ओल्ड। उसके लिए मुझे जूरी वर्डिक्ट मिला था 165,000 एंड देन एडिशनल इन द डिवोर्स केस। तो ऐसे ऐसे करके, पर वो केसेस बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो अगर हमें कुछ इंडिया से सहायता मिल सके देन आई कैन एज अ वुमेन्स एडवोकेट हेल्प अ लॉट विद द इंडियन सिटीजन्स। ऑल्सो मेनका गांधी, जिनको अभी अपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एज द वुमेन्स एडवोकेट और वुमेन्स कमीशन, उनके साथ अगर हम बैठ के विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस उनको प्रेजेंट कर सके कि क्या इश्यूज हैं और एक साथ मिल के उसकी सोल्यूशंस खोजें, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा इंडियन विमेन्स सिटीजन्स के लिए। और हम डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी एंड ऑल दीज रेप एंड विमेन्स राइट्स के अगेंस्ट जो लड़ाई है, वी कैन फाइट दैट। दूसरा जो बड़ा मुद्दा होता है मैरिजेस का, जो एनआरआई मैरिजेस कर लेते हैं और अपनी वाइफ्स को अपने गांव में छोड़ाते हैं, उनसे डील करने के लिए आप लोग क्या एफर्ट करते हैं और क्या उम्मीद करते हैं भारत सरकार? उसी के बारे में बोल रही थी कि वहां जाके, वहां शादी करके, डाउरी लेके आदमी वहां वापस आ जाते हैं, विमेन को वहीं छोड़ देते हैं, फिर आके यहाँ डिवोर्स फाइल कर देते हैं। उसी सिलसिले में मैं बोल रही थी, उनके लिए अगर कोई जरिया हो कि उन्हें वीजा मिले और यहाँ आके लड़ पाएं। मेरे को थ्रू माय इंटरनेट एंड माय वेबसाइट मेरे को बहुत इंक्वायरीज आती हैं कि मेरे से शादी हुई 2 महीने में, डाउरी लेके वो वापस गया और अब वहां डिवोर्स फाइल कर दिया, मैं वहां आ नहीं सकती लड़ने के लिए, मैं क्या करूं? माई हैंड्स आर टाइड बिकॉज जब तक उनके पास वीजा नहीं है और उनको मैं यहाँ नहीं ला सकती हूँ, उनके लिए यहाँ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। एक केस मैंने किया था क्रॉस कंट्री इंडिया से और कॉन्सुलेट उस केस में इन्वॉल्व थी और कॉन्सुलेट ने मुझे इनिशियल फंडिंग दिया था उस केस को बढ़ाने के लिए आगे, पर वो औरत यहाँ कोर्ट सिस्टम में अपीयर ही नहीं कर पाई क्योंकि उसके लिए वीजा नहीं थी। तो ऑन स्पीकर फोन इन द कोर्ट रूम वो जज से बातें कर रही थी, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि आदमी सामने खड़ा होता है, औरत सामने होती नहीं है, सो पूरा इम्पैक्ट नहीं होता है। तो अगर मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, अगर इस इशू को लेके हम आगे थोड़ा बढ़ सके, थोड़े टॉक्स कर सके, सोल्यूशंस फाइंड कर सके, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा एंड इट विल एक्चुअली एंड सुपरफिशियल मैरिजेस बेस्ड अपॉन डाउरी। डोमेस्टिक वायलेंस विल एंड। लॉट ऑफ मदर इन लॉज गांव से आ जाती हैं यहाँ रहने और सेम इंडियन ट्रेडिशन ऑफ डाउरी और अब्यूज स्टार्ट्स यहाँ यूएस में, और एक साल में बहुत डिवोर्सेस हो रही हैं। मेरे ऑफिस में तो मुझे ऑन अ डेली बेसिस 2-3 फोन कॉल्स आते हैं फॉर डाउरी रिलेटेड और डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड डिवोर्सेस। एक और मुद्दा बहुत अहम है दीपक, अमेरिका में भी और यूरोप में भी, वो नस्ल भेद का मुद्दा है और अक्सर इस तरह के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह के केसेस जो हैं, अब क्या उनमें कुछ कमी आई है और अगर नहीं आई है तो इसे लेकर आपके पास क्या केसेस आते हैं या आप क्या चाहेंगी क्या होना? अभी हाल ही में मेरे पास 2 एम्प्लॉयमेंट और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह के केसेस जो हैं, अब क्या उनमें कुछ कमी आई है और अगर नहीं आई है तो इसे लेकर आपके पास क्या केसेस आते हैं या आप क्या चाहेंगी क्या होना? अभी हाल ही में मेरे पास 2 एम्प्लॉयमेंट और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन केसेस आई हैं, वो अभी कोर्ट सिस्टम्स में हमने कंप्लेंट्स फाइल करे हैं, पहले से कम है। आप कुछ लोगों से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि इंक्रीज हो गया है, सम विल से कि बिकॉज ऑफ अवेयरनेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हैज डिक्रीज्ड। इट्स अ मिक्सचर। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज देयर एंड मैं जहां तक समझती हूं कि अवेयरनेस और एजुकेशन लाने से लोगों को एक साथ इकट्ठा करने में, मेन स्ट्रीम अमेरिका वर्सेस हमारी कम्युनिटीज को एक साथ इकट्ठा करने में, एक्सपोज करने में हमारी कल्चर से दोज रेशियल बायसेस हट सकती है। क्या इस तरह का सामना करना पड़ा है आप लोगों को या करना पड़ता है? आप कुछ समय पहले ही आई है निधि अमेरिका? यस, मैं 9 ईयर बैक आई हूँ। नहीं, मेरा अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे आइडिया नहीं। 40 साल से यहाँ हूँ अमेरिका में, अभी अमेरिकन सिटीजन बन के 35 साल हो गया। और ये ऐसा है कि ये प्रॉब्लम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऐसा है कि हम लोग उनके मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ मिलना जुलना वो करना पड़ेगा और अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम है कुछ हद तक, आप मानते हैं? सब जगह है, दुनिया में सब जगह है, क्योंकि
कंफर्ट जोन होती है ना, जो लोग हम साउथ इंडिया से है और नॉर्थ इंडिया से या गुजरात से, जो गुजरात के लोग के साथ चलते हैं, ऐसा ही अमेरिकन लोग या इटालियन जर्मन वो लोग उनके साथ इकट्ठा करते हैं। ऐसा है कि लॉस तो है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन न्यू जर्सी में हुआ है लेट 1980s में, डॉट बस्टर्स केस। उसके बाद सेनेटर मेनेंडेस ने ये एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंटी बायस लॉस न्यू जर्सी में हुआ था। क्या ओबामा के आने के बाद कुछ कमी आई है इसमें? ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पता नहीं, न्यू जर्सी में तो क्योंकि वो खुद अफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी है, लेकिन ऐसा है कि वो कुछ लोग कहते हैं कि ओबामा प्रेसिडेंट बने हैं इसलिए और ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन लोग तो बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, और ऐसा है कि जो इकोनॉमी डाउन होती है ना वो टाइम पे ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होती है, क्योंकि सब लोग यही इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, वो लोग इमिग्रेंट को गाली देते हैं कि लोग आ गए हमारा जॉब लेके गए। ऐसा होता है कि तो, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की तरफ है। ये इमिग्रेंट हूँ मैं, उनके साथ हाथ दे के उनसे मिलजुल कर। निधि से हम रिक्वेस्ट करेंगे, निधि चलिए पॉपुलर डिमांड पे कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो। बिल्कुल। तो पैट्रियोटिक तो मुझे लगता है एक सॉन्ग के बिना हमारा जो देशभक्ति गीतों का कलेक्शन है वो अधूरा है, और वो है ऐ मेरे वतन के लोगों। तो उसका थोड़ा सा मैं आपको एक पार्ट से सुनाऊंगी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारत माता की, भारत माता की। ये बड़ा सैड सॉन्ग था, थोड़ा सेलिब्रेट करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वी नीड टू सेलिब्रेट। तो वैसे भारत माता की जय सुनते हुए इस लिबर्टी पार्क में एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही अनुभूति होती है, और ये सुनने के बाद गर्व से माथा और सीना दोनों चौड़ा भी हो जाता है। लेकिन एक सेलिब्रेशन का सॉन्ग और इसी सॉन्ग के साथ हम टुनाइट विद दीपक चौरसिया का स्पेशल एडिशन को फिलहाल के लिए विराम देंगे। सब ज्वाइन करें आपको। एक शहीदों के बाद पे एक बता दूं कि वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खड़ा है अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत लोग शहीद हुए थे,
और जो हम भी नरेंद्र मोदी साहब से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे उनको बात करने की कि जो आज तक अभी भी कश्मीर में लोग शहीद हो रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ ऐसा किया जाए कि दुनिया में शांति फैले, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी भाई का, किसी भी बहन का कोई भाई बॉर्डर पे ना मरे और इतनी शांति हो कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 होते थे, आज यहाँ पे 1 मंजिल है। तो बड़ा दुख लगता है, मैंने इसे अपनी आंखों से गिरते हुए देखा था, मैं जर्सी सिटी में था और ये आज बना है, लेकिन आज वो मजा नहीं है जो पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी को हम ये एक ऐसा मार्कर था कि हम दूर से देख के इधर आ जाते थे जब दिशा भटक जाते थे। तो ऐसे टेररिज्म पे और ऐसे जो कट्टर धार्मिक लोग हैं इन पे जरूर कंट्रोल किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में दुनिया में आतंकवाद बिल्कुल ना फैले और आतंकवाद पे पूरी तरह से नकेल कसी जाए। और जो ओबामा और नरेंद्र मोदी भाई की जो मीटिंग है उसमें सिर्फ एक ही मुद्दा हो, अगर आपका देश स्ट्रांग है, अगर टेररिज्म नहीं है तो सारी दुनिया हैप्पी होती है, सारा वर्ल्ड हैप्पी होता है। और माँ बहन जब अपने बच्चों को, अपने पति को शाम को आने का इंतजार करती है, उन्हें बिना फिक्र के आराम से बैठी होती है कि हमारा बच्चा भी बाहर गया है, हमारा पति बाहर गया है, वो समय सिर जरूर घर में आएगा, कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। बहुत ही अच्छे ख्याल हैं आपके। निधि, तो कंक्लूड करने के लिए मुझे एक प्राइम मिनिस्टर साहब के एक विनती है कि अमेरिका में है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स एक्ट है, वो जो लोग यहाँ आते हैं विमेन स्पेशली, उनको जो वीजा नहीं है, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस के अफेक्टेड होते हैं उनके लिए तो वीजा की और इकोनॉमिक असिस्टेंस मिलती है। ऐसा लॉ इंडिया में बनाना चाहिए कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट, क्योंकि यहाँ इंडिया में तो रेप है, ये डिवोर्स का, डाउरी का बहुत केस है, और डोमेस्टिक वायलेंस अमेरिका में तो 25% है इंडियन अमेरिकन लेडीज को। इंडिया में भी डिवोर्स नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस तो हिडन है और उनको सामने लाना है, बिल्कुल सामने लाना है। इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, इनफैक्ट उन लॉज को फाइन ट्यून किया जाए, बिकॉज बहुत मिसयूज हो रहा है उस लॉ का। तो आई थिंक जैसे वो लॉ क्रिएट हुआ था वुमेन्स अगेंस्ट वायलेंस एक्ट इन इंडिया, उसको थोड़ा फाइन ट्यून किया जाए, बिकॉज तो अभी एक और गाना हम सब लोग मिलकर गाएंगे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बहुत बहुत शुक्रिया निधि, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज न्यूयॉर्क से इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार